हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में ज्योग्राफी के एक टॉपिक ओशियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे महासागर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि ओशियन की अगर हम बात करें तो ये हमारे अर्थ पर हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट हो जाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, जिसे हम लोग जलमंडल भी कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल का मतलब क्या होता है कि वाटर अराउंड अस, कि हमारे चारों ओर उपस्थित जो जल है इसी को हमने हाइड्रोस्फीयर नाम दिया हुआ है, जलमंडल नाम दिया हुआ है। तो जैसे कि अगर हमारे अर्थ की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। हम लोग अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके 71% पार्ट पर वाटर है, ठीक है। अगर आप अर्थ पे कहीं भी देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे तो वाटर ही वाटर है। इसके 71% भाग पर जल है और सिर्फ इसके 29% भाग पर लैंड है, भूमि है, और वो भी भूमि आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर हम भूमि की बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में वो भी भूमि ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में कम है, ठीक है। तो 29% पे लैंड है और 71% पे वाटर है। तो जो हमारा अर्थ है, अगर हम इस अर्थ पे वाटर के रेशियो को बांटें, वाटर के रेशियो को देखें, तो आपका जो 97.3% वाटर है ये ओशियन के फॉर्म में है, या आप कह सकते हो कि ये जो जल है वो सेलाइन है। सेलाइन का मतलब क्या है कि खारा है, ठीक है। ये ओशियन के फॉर्म में है या सेलाइन है। और जो आपका 2.7% वाटर हो गया, 2.7% ये आपका फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, ये आपका मीठे जल के रूप में है, जिसमें से 1.7% कह लो या लगभग 2% ये आपका ग्लेशियर के फॉर्म में है। ग्लेशियर के फॉर्म में है ये। ग्लेशियर मतलब हिम वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो बर्फ़ वगैरह होता है इसको ग्लेशियर कहा जाता है। और लेस देन 1% वाटर जो है, 1% ये हमारे पीने योग्य है, या आप कह सकते हैं कि पोर्टेबल है या ड्रिंकिंग है। तो पृथ्वी पर चारों तरफ तो जल ही जल है, लेकिन बहुत कम पानी है जो हमारे लिए उपयोगी, हमारे पीने योग्य है, जो हमारे पीने लिए है। 1% से भी कम है इस वाटर। तो हम लोग यहाँ पे मेनली जो है सो ओशियन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम महासागर की बात करें तो आपके टोटल जो है सो कुल जो है सो 5 महासागर हो जाते हैं। अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लिखेंगे तो सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। सबसे पहले प्रशांत महासागर आता है। पैसिफिक ओशियन के बाद आपका दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक के बाद तीसरे नंबर पर इंडियन ओशियन आता है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। इसके बाद अंटार्कटिक, इसके बाद फिर सदर्न ओशियन या अंटार्कटिक भी कह सकते हो इसको, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। और सबसे लास्ट में आपका आता है आर्कटिक ओशियन। ये हमने साइज के अकॉर्डिंग लिखा है, जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा महासागर हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, पैसा, ठीक है, पैसा। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशियन, एस से सदर्न ओशियन और ए से अगेन आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा है। अब हम अगर इन ओशियन के बारे में कुछ खास बिंदुओं पे चर्चा करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने इन ओशियन के बारे में, तो सबसे पहले जो है आपका वो पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन को देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट तो ये है ही, साथ ही पैसिफिक जो है सो डीपेस्ट ओशियन भी है, सबसे गहरा महासागर भी है, ठीक है। इट इज़ डीपेस्ट ओशियन, सबसे गहरा महासागर है। पैसिफिक ओशियन में ही मारियाना ट्रेंच है, जो कि हमारी पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है। हमारे पूरे अर्थ पर जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो सबसे गहरा बिंदु है, वो मारियाना गर्त है। गर्त कहते हैं हिंदी में इसे, मारियाना ट्रेंच है, जो कि पैसिफिक के अंदर में ही है। और पैसिफिक जो है सो ओ शेप का है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो इट इज़ ऑफ ओ शेप, यह ओ शेप का है। अटलांटिक की बात करें तो ये बिजिएस्ट ओशियन हो जाता है आपका, बिजिएस्ट ओशियन। शिप वगैरह की वजह से, व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है ये। और ये एस शेप का है। अगर इसके शेप की बात की जाए तो इट इज़ ऑफ एस शेप, एस शेप का हो जाता है ये। जो आपका इंडियन ओशियन है, ये एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम इंडिया के यानी कि किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, एक सिंगल कंट्री के नाम पर किसी ओशियन का नाम। तो ये आपका ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर, ठीक है।
अगर हम इसके शेप की बात करें इंडियन ओशियन की, सो इंडियन ओशियन इज़ अ ट्रायंगुलर शेप। सदर्न की कोई खास बात नहीं है और ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग ओशियन सैलिनिटी को डिस्कस करते हैं, ओशियन सैलिनिटी को जानते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ओशियन सैलिनिटी। तो ओशियन सैलिनिटी क्या होता है? महासागरीय लवणता, ठीक है। महासागरीय लवणता मतलब कि कितना लवण है महासागर के अंदर, इस चीज़ को हम सैलिनिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, लवण की उपस्थिति, ये इसका मतलब है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। तो हमारे ओशियन में जो सॉल्ट है उसको हम लोग पार्ट पर 1000, ये सिंबल होता है प्रति हजार भाग, पार्ट पर 1000 यानी कि प्रति हजार भाग में मापते हैं। ये यूनिट है, प्रति हजार भाग में मापा जाता है, यूनिट होता है ये सैलिनिटी को मेज़र करने का। तो वैसे इसका मतलब क्या है अगर जाने तो इसमें क्या करते हैं कि 1000 ग्राम जल लेते हैं, 1000 ग्राम जल, और फिर उसमें देखते हैं कि कितने ग्राम सॉल्ट है। तो पर 1000 ग्राम जल पे सॉल्ट की मात्रा मापी जाती है, इसी को सैलिनिटी कहते हैं। तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाता है? पार्ट पर 1000 हो जाता है, ठीक है। प्रति 1000 भाग में कितना लवण है। तो हमारे अर्थ की जो एवरेज सैलिनिटी है, अगर हम एवरेज सैलिनिटी की बात करें, औसत लवणता की बात करें, तो ये 35 पार्ट पर 1000 है। दिस इज एवरेज सैलिनिटी, औसत लवणता है ये 35 पार्ट पर 1000। और डेड सी जो है, डेड सी, इसकी लवणता सबसे ज़्यादा है अर्थ के ऊपर, ठीक है। 340 पार्ट पर 1000 इसकी सैलिनिटी है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि डेड सी के 1000 ग्राम वाटर को हम जब लेंगे तो इसमें 340 ग्राम सॉल्ट है, ये मतलब है इसका कि इसमें 340 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट ओशियन में पाया जाता है, अगर हम ओशियन में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व की बात करें कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मिलता है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है, तो क्लोरीन की मात्रा सबसे ज़्यादा है ओशियन के अंदर, ठीक है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलिमेंट्स में, सभी एलिमेंट्स में क्लोरीन सबसे ज़्यादा है। और अगर हम कंपाउंड की बात करें कि यौगिक कौन सा सबसे ज़्यादा है, कंपाउंड, तो यौगिक जो है सबसे ज़्यादा वो है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मात्रा NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है ओशियन के अंदर में, ठीक है बच्चों। तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है ओशियन के अंदर में। तो ये आपका सैलिनिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। और वैसे सैलिनिटी ट्रॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक्स पे, कर्क रेखा और मकर रेखा पे सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद इक्वेटर पे सैलिनिटी, और सबसे कम सैलिनिटी पोल्स पे होती है, क्योंकि ना ट्रॉपिक्स पे सनलाइट का इफेक्ट ज़्यादा देर तक होता है, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट का इफेक्ट ज़्यादा देर तक होता है तो वेपराइजेशन ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे क्या है कि भाई इक्वेटर पे 3-4 बजते बजते बारिश होती है, ठीक है, क्लाउड आ जाते हैं, और रेन वैसे भी क्या है, रेन वैसे भी क्या है, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है ना, रेन फ्रेश वाटर का सोर्स है। तो इक्वेटर पे सैलिनिटी को थोड़ा कम कर देता है, और पोल्स पे ग्लेशियर वगैरह से बर्फ़ से पानी मिलता रहता है पिघल के, तो इसलिए पोल्स पे सैलिनिटी सबसे कम हो जाती है। अब ओशियन सैलिनिटी के बाद ओशियन से रिलेटेड अब नेक्स्ट पॉइंट जो है टाइड, टाइड के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट टाइड के बारे में जानते हैं। तो टाइड क्या होता है भाई? ओशियन वाटर का ऊपर की ओर उठना, दिन में 2 बार ऊपर की ओर उठना। तो 2 टाइड के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। 2 टाइड के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। टाइड की अगर हम कॉजेस की बात करें कि कारण क्या है, टाइड क्यों आता है, तो इसके कारण देख लेते हैं। तो एक तो कारण हो गया ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, मून एंड सन, कि चंद्रमा और सूर्य के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इन दोनों की वजह से रोटेशन ऑफ अर्थ, इसका भी टाइड पे इफेक्ट होता है। तो इन दोनों का इफेक्ट होता है टाइड पे, इनकी वजह से टाइड आता है। दीज आर द कॉजेज बिहाइंड टाइड, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन
रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब टाइड के अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइड आपके दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है नीप टाइड, जिसका मतलब होता है लो टाइड यानी कि निम्न ज्वार। दूसरा होता है हाई टाइड यानी कि स्प्रिंग टाइड, या इसी को उच्च ज्वार भी कहते हैं, स्प्रिंग टाइड या इसी को उच्च ज्वार कहते हैं। तो नीप टाइड कब आता है? जब मून, अर्थ और सन तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए तो नीप टाइड आता है। पानी ज़्यादा ऊपर नहीं उठता, ठीक है, पानी ज़्यादा ऊपर नहीं उठता तो ये नीप टाइड होता है। और हाई टाइड कब आता है? जब मून, अर्थ और सन ये तीनों एक ही लाइन में हो, ठीक है। जब मून, अर्थ और सन तीनों एक ही लाइन में हो तो हाई टाइड आता है। तो हाई टाइड मेनली आप कह सकते हो कि एक तो न्यू मून अमावस्या को, और दूसरा फुल मून पूर्णिमा को, क्योंकि ये दो दिन इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है कि मून, अर्थ और सन सेम लाइन में होते हैं। तो न्यू मून और फुल मून, ठीक है, ये दो ऐसे दिन होते हैं जब हाई टाइड आता है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड आता है, टाइड ज़्यादा ऊपर उठता है, पानी ज़्यादा ऊपर उठता है। इसके बाद जो टाइडल रीजन आपका होता है ये गुड फॉर नेविगेशन वगैरह के लिए अच्छा होता है टाइडल रीजन, ठीक है, नेविगेशन के लिए। एंड गुड फिशिंग ग्राउंड भी होता है, मछली पकड़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है टाइडल रीजन को, जहाँ भी टाइड वगैरह होते हैं उन क्षेत्रों को, ठीक है। टाइड के बाद अब आते हैं ओशियन करंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, टाइड के बाद ओशियन करंट के बारे में जानते हैं। और वैसे भी एक टाइडल एनर्जी भी होता है जिससे हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो गुजरात है ना, गुजरात में जो है टाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है हमारे यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं ओशियन करंट पे। तो ओशियन सर्कुलेट करती है जिस फॉर्म में उसे ओशियन करंट कहते हैं, ठीक है, महासागरीय धारा कहते हैं, महासागरीय धारा। तो ये ओशियन करंट आपके दो टाइप के हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है हॉट करंट या वार्म करंट, वार्म करंट भी कह सकते हैं, गर्म धारा, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम इसका एक उदाहरण हो गया गर्म धारा का। दूसरा होता है कोल्ड करंट, ठंडी धारा। तो इसका एग्जाम्पल जैसे आप लेब्राडोर ले लो, लेब्राडोर एक ठंडी धारा है, लेब्राडोर ये एक ठंडी धारा हो जाती है। तो देखो हॉट करंट हमेशा कहाँ क्रिएट होगा? इक्वेटर पे। तो जो इसका डायरेक्शन होता है वो इक्वेटर टू पोल होता है, ठीक है। इसकी जो दिशा होती है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर होती है, इक्वेटर टू पोल। और जो कोल्ड करंट का डायरेक्शन होता है, कोल्ड करंट का ये आपका डायरेक्शन होता है पोल टू इक्वेटर, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन पोल टू इक्वेटर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। अब जहाँ कहीं भी ये दोनों करंट मिलते हैं ना, ठीक है, उसको बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है, मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है जहाँ भी ये दोनों मिलते हैं, हॉट करंट एंड कोल्ड करंट। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऐसी जगहों पे टेम्परेचर ना बहुत हाई होता है ना लो होता है, तो ऐसी जगहें जो होती है वो सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि मछलियों के भोजन के रूप में होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भोजन होगा तो वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होंगी, तो ऐसी जगहें फिशिंग ग्राउंड होती है, अच्छी फिशिंग ग्राउंड होती है। बट ये जगह ना नेविगेशन के लिए अच्छी नहीं होती, नॉट गुड फॉर नेविगेशन। भाई नेविगेशन के लिए क्यों नहीं अच्छी होती? नेविगेशन के लिए क्योंकि फॉग होता है ऐसे एरिया में, ठीक है, धुआं, कुहासा होने की वजह से नेविगेशन के लिए ये एरिया जो होते हैं वो ठीक नहीं माने जाते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें हम लोग ओशियन के बारे में काफ़ी कुछ जाना, बेसिक नॉलेज भी, और जो भी हमारे रेलवे एसएससी वगैरह में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में भी हमने इसमें डिस्कशन किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहे, ताकि इसी तरह के हम सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे, प्रोवाइड कराते रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।